स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम पढ़ रहे थे एक्सेल प्रोग्राम। आज से आपका शुरू होगा। इसमें 2-3 वीडियोस आपके पास आएंगे और ये एक न्यूमेरिकल का सॉफ्टवेयर है। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबरों से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जोड़ घटा गुणा भाग, मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन होती है इसी प्रोग्राम में होते हैं। अच्छा, साथ साथ ही डेटा एंट्री का भी काम करता है। और इसे ओपन करने का तरीका है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ढूंढना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेल प्रोग्राम मिल जाएगा। दूसरा तरीका भी जो मुझे पसंद आता है, मैं टाइप या टू सर्च पे क्लिक कर देता हूं और मुझे यहां पे पता चल गया, टाइप करा है नाम, एक्सेल सजेशन में ऊपर आ जाता है। इस तरीके से मेरे पास एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाता है। यहाँ पे 2 स्क्रीन मुझे दिखाई देते हैं। एक पहली स्क्रीन ग्रीन कलर में जो ओपन से रिलेटेड है और यहाँ पहले से बन बनाए हुए प्रीसेट है। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा हमें ब्लैंक स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसके लेआउट में आ जाते हैं। शुरुआती दौर में सबसे पहली चीज लेआउट समझने का हम काम करते हैं। तो लेआउट में सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार है, परिचय पट्टी जिसे कहते हैं। परिचय पट्टी 2 चीजों का परिचय कराती है, फाइल और प्रोग्राम का। आपकी फाइल का नाम बुक 4 है और आप एक्सेल प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में देखता हूं तो कुछ बटन यहां भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ बटन है। पर देखो ना, यहां पे एक किताब आती है आपके पास, किताब बनती है बुक, और उस किताब के अंदर आपके पास कुछ पन्ने होते हैं जिन्हें हम सीट का नाम देते हैं। देखो जी, एक किताब है और उसके अंदर बस एक ही सीट है। नहीं नहीं, आप बढ़ा भी सकते हो। अब हो गया, एक किताब है और उसके अंदर आपके पास 2 पन्ने। हाँ, आप और भी बढ़ा सकते हो। ऐसे करते करते 255 आप बना सकते हो। हटाना हो तो मैंने कहा यहाँ पे दायां क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन है, इसे भी हटा दो। राइट क्लिक करा, इसी पे दायां क्लिक करा। दायां क्लिक हमेशा आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। लेफ्ट क्लिक हमेशा ओके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ओके कर दिया तो ये भी हट गया। लास्ट सीट थी, इस पे क्लिक करा तो ये आपको एक मैसेज दे देता है। ये कहता है कम से कम 1 विजुअल वर्कबुक आपके पास होनी चाहिए, वर्कशीट होनी चाहिए। तो मेरे पास इसे हम क्या कहते हैं, जो ये सीट है ये आपकी वर्क सीट है। थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, एक्सेल में कभी कभी क्या आ जाता है, देखो एक का नाम वर्क बुक है और एक का नाम वर्क सीट है। थोड़ा कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट हो जाता है। देखो आपके पास एग्जाम में आता है कि आपको एक वर्क बुक बनानी है और जिसका नाम आपको यूकेपीएससी रखना है। तो आपकी समझ में क्या आना चाहिए, वर्क बुक किसे कहते हैं, जो ऊपर वाला एरिया हो गया। अच्छा, वर्क सीट किसे कहते हैं, यहां पे आपके पास आ गया एट लास्ट 1 विजुअल वर्क सीट। तो जहां भी वर्क सीट का नाम आएगा तो सीट आपकी ये। अगर आ गया कि मेरे को यूकेपीएससी नाम की वर्क सीट बनाओ, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका नाम मुझे बदलना और यूकेपीएससी रखना। वर्क बुक आया तो बुक ऊपर वाला है, ये पूरी किताब है और इस किताब के अंदर आपके पास पन्ने। मुझे क्या पता चला, अभी इन 2 छोटी छोटी बातों के बारे में पता चला और एग्जाम में फंसाने वाला आपको यहीं पे फंसाना शुरू कर लेता है। पहले सवाल में वो कहता है मुझे एक वर्क बुक बना दो। बुक और सीट का थोड़ा ध्यान जरूर रखना। अगर आपको इसका नाम बदलना तो हम फाइल में जाते हैं। मैंने कहा देखो जी, फाइल से मुझे नाम बदलना है। तो आपने सेव में गए, ब्राउज कर लिया, क्या नाम चाहिए आपको, तो इसने कहा यूकेपीएससी इसका नाम दे दो। ठीक है, आपने ओके कर दिया। कहाँ सेव करना है आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पहले से ये वाली डॉक्यूमेंट में बनी हुई है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एक काम करो, डेस्कटॉप में से सेव कर दो। सेव कर दिया। तो अब होगा क्या, आपके पास यूकेपीएससी मैंने नाम दे दिया और इसे सेव कर दिया। अब होगा क्या, आपके पास जो ये नाम आ गया है यूकेपीएससी, ये वर्कबुक का नाम है। अगर ऐसा देता है वर्कशीट का नाम, तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो इसका रीनेम आता है। तो आप यहां पे रीनेम करके टाइप कर सकते हैं यूकेपीएससी। तो 2 चीजें आपके पास हो गई यहां पे। पर साधारणतः याद रखना, एक्सेल में आपके पास एक बुक मिलती है और उस बुक के अंदर आप पन्ने बना सकते हो और खूब सारे पन्ने बना सकते हो, पर एक से कम नहीं कर सकते। देखो जी, कुछ यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आपके पास आते हैं, कुछ बटन यहाँ पे बने हुए हैं। पहला ऑप्शन आया रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये सारा पैनल आपका रिबन कहलाता है और डिस्प्ले का मतलब है दिखाना। ऑटो हाइड करेंगे तो ये छुप जाएगा। कभी ऐसी नौबत आए तो घबराना मत, ऊपर क्लिक कर देना तो नीचे भी आ जाता है। ये आपने पैटर्न चूज करा है, नीचे क्लिक करेंगे तो छुप जाएगा, ऊपर क्लिक करा तो दिख गया। मैंने कहा ना, ये मुझे पसंद नहीं है, दूसरा वाला देखा सो टैब। इसमें होगा क्या, आपके पास ये टाइटल बार तो दिखाई देगा पर नीचे का ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, पर इससे नीचे वाले नहीं दिखाई दे रहे। जब आप क्लिक करते हैं तो तभी ओपन होते हैं।
नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो इसने कहा हाँ मुझे पता है आपको 100 टाइप्स एंड कमांड जरूर पसंद आएंगे, इसमें परमानेंट हमेशा ऑन रहता है। मेरा सजेशन भी आपके साथ यही है, आप इसी इस्तेमाल करें, इसी का इस्तेमाल करें। मिनिमाइज है, छुपाने का काम करेगा, टास्क बार पे चले जाता है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ओपन भी हो जाता है। इससे छोटी स्क्रीन हो जाएगी, बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, इससे आप क्लोज करते हैं। और कुछ छोटे छोटे से ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार इन्हें हम कहते हैं। कस्टमाइज का मतलब होता है आप इन्हें अपनी मदद से घटा बढ़ा सकते हो। आपको न्यू का चाहिए तो आपने न्यू का टूल बना दिया, ओपन का चाहिए तो ओपन का आ गया, नहीं नहीं हटा दो ना सेव का, तो आपने सेव का हटा दिया। क्विक एक्सेस का मतलब होता है आपने कुछ लिख दिया, आपको ये पसंद नहीं तो आप अंडू कर सकते हो, फिर से चाहिए तो रीडो कर सकते हो। तो कहने का मतलब सबसे ऊपर जो पट्टी मिलती है आपको, आपका उसका नाम होता है टाइटल बार। धीरे धीरे नीचे आता हूं तो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, बहुत सारे नाम, टेल मी व्हाट टू वांट टू डू, साइन इन। इस पूरे पैनल को हम रिबन कहते हैं। अच्छा रिबन में भी क्या होगा, जो पहला ऑप्शन है फाइल का, तो जो भी चीजें नीचे की तरफ खुलती है उन्हें हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज कहते हैं। किसका ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैंने कहा फाइल का। फाइल पे क्लिक कर रहा, लेफ्ट क्लिक, जो चीजें नीचे की तरफ खुली वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज हो गया। तो ये फाइल का आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू हुआ। परंतु यहां पे जो होम था और इसके नीचे भी तो कुछ खुला, इसे भी हम ड्रॉप डाउन, नहीं इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं कहते, इसे टैब कहते हैं, TAB टैब। अच्छा अब कैसे नाम दिया जाएगा इनका, मैंने कहा ये होम है और पूरे वाले को हम टैब कहते हैं, तो होम का टैब हो गया। आगे बढ़े तो इंसर्ट ऊपर लिखा है, ये इंसर्ट का पूरा टैब हो गया, ये लेआउट का टैब हो गया, ये फॉर्मूला का, ये डेटा का, ये रिव्यू का, व्यू का, अलग अलग नामों से इनका टैब ही जोड़ना है आगे। अच्छा जनरली जब हम इसे ओपन करते हैं तो हम हमेशा होम के टैब में ही रहते हैं, और इसमें भी बहुत सारे सेक्शन बने हैं, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है, बहुत सारे खूब सारे ऑप्शन इनके अंदर है। धीरे धीरे नीचे भी आता हूं बच्चों तो एक टैब और भी मुझे दिखाई देता है, क्या नाम है इसका, मैंने कहा इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। अच्छा देखो कहां से पता चला, व्यू का मतलब होता है देखना। व्यू में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ शो एंड हाइड के ऑप्शन है, यहाँ लिखा है फॉर्मूला बार। अगर ये चेक बॉक्स यहां से हट गया तो ये फॉर्मूला बार वास्तव में नहीं दिखाई देता आपको, पर रिक्वायर्ड पड़ती है कभी कभी। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको नहीं दिखता है तो यहां से आप फॉर्मूला बार को ओपन करें, यहां आपको फॉर्मूला बार दिखाई देता है। अच्छा इसमें भी क्या है, फॉर्मूला बार आपका 2 सेक्शनों में डिवाइड रहता है, 2 भागों में बटा हुआ रहता है। पहला भाग यहां से लेकर और यहां तक वाला है, जिसको हम नेम बॉक्स का नाम देते हैं। अच्छा आगे वाला इसका नाम फॉर्मूला बार है। अगर पूरे को एक साथ लेके चलेंगे तो फॉर्मूला बार है, पर अंदर इसके भी घुसेंगे तो ये नेम बॉक्स है और दूसरा आपका फॉर्मूला बार है। पहला नेम बॉक्स करता है सेल को आइडेंटिफाई। अब ये सेल क्या हुआ जी, मैंने कहा यहां पे आपको खूब सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं, 1 डब्बा 2 डब्बा, ऐसे बहुत सारे डब्बे हैं। अच्छा वास्तव में इन्हें हम डब्बा नहीं कहते, इनका अपना नाम सेल है, और जो सेलेक्टेड है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो ये मेरा एक्टिव सेल है, इस पे क्लिक करा तो ये एक्टिव सेल हो गया। और हमेशा याद रखना जो एक्टिव सेल होगा उसके अंदर आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो, उसके अंदर कोई नंबर लिखना है नंबर भी लिख सकते हो, कोई सिंबल आपको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। किसके अंदर है कि जो आपका एक्टिव सेल है बस उसके अंदर ही आप ये सारे काम कर सकते हो, बाकी में नहीं कर सकते हो। पर ये तो आपका सेल है, हाँ मैंने कहा सेल ही कहते हैं, तो हम इसे एक्टिव सेल, मैंने कहा हाँ इसे एक्टिव सेल ही कहते हो, तो बाकी भी तो आपके पास सेल है। मैंने कहा सेल तो है पर ये डीएक्टिव सेल है, सक्रिय नहीं है। तो अब मेरी दिमाग में ये आया तो हमेशा अगर होगा सेलेक्ट होगा तो एक ही तो सेल होगा, ऐसे तो नहीं होंगे कि बहुत सारे सेल होंगे। मैंने कहा हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपने क्लिक करके ऐसा सेलेक्ट कर दिया तो इसमें बहुत सारे सेल आपके एक्टिव हो गए, तो ये भी तो सारे आपके एक्टिव सेल है। ये कहता है एक्टिव सेलों का जो समूह होगा उसका नाम थोड़ा अलग हो जाएगा, उसको हम रेंज का नाम देंगे। तो देखो पहली चीज मुझे पता चली, ये आपका सेल है, ये एक्टिव सेल है, पर सेल एक्टिव भी होते हैं और डीएक्टिव भी होते हैं। अगर आपके एक्टिव सेलों का समूह है तो उसे हम रेंज कहेंगे। पर देखो ना जिसमें एक्टिव सेल भी हैं डीएक्टिव सेल भी हैं, तो उनका अगर समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे, मैंने कहा उस सारे को हम सीट कहते हैं। तो सीट क्या हो गया, एक्टिव और डीएक्टिव सेलों का समूह आपका सीट हो गया, नाम हो गया। और इसमें भी जो एक्टिव सेल होंगे तो उनका नाम आपका रेंज हो गया। अच्छा मैं ऐसी बातें इसलिए बता रहा हूं, बाद में जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो इसकी भाषा शैली ऐसी है एक्सेल की, आपको ऐसी भाषा समझनी पड़ेगी कि हाँ कहीं पे लिखा होगा सेल का साइज बढ़ा तो आपको पता ही नहीं अरे सेल क्या हुआ, फिर आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इसकी भाषा समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो मुझे क्या पता चला, एक सेल है जी, पर अगर मुझे यह पता करना हो कि सेल क्या है
तो सेल मैंने कहा एक तो आपके पास कोई भी जो सेल होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आपके पास कॉलम होते हैं, जो खड़े होंगे वो कॉलम होगा, जैसे ABCD लिखा हुआ यहाँ पे, ए वाला कॉलम हो गया, बी वाला हो गया, सी वाला, ऐसे जो भी चीजें खड़ी होंगी उनको हम कॉलम कहते हैं। अच्छा, अगर आप यहां पे हैं तो आप कौन से कॉलम में? जी मैं ए वाले कॉलम में। चलो आप यहां पे आ गए, आप कौन से कॉलम में? मैंने कहा एच वाले कॉलम पे। अच्छा मुझे ऐसे में बताओ, जो 1 2 3 में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे आप बढ़ते गए। तो ये आपकी रो होती है, 1 नंबर की रो, 2 नंबर की। अच्छा मैं अगर यहां पे हूं तो मुझे बताओ आप कौन से वाले कॉलम में हो? सर हम एच वाले कॉलम में है। मुझे बताओ आप रो कौन से में हो? 6 नंबर की रो में। चलो दूसरी जगह पे चले जाता हूं। अब आप लोग बताएंगे कि मैं कौन से वाले कॉलम में हूं? कौन से वाले कॉलम में हूं? एफ वाले। अच्छा रो कौन सी है मेरी? चलो मैं यहां पे चले गया। अब आप मुझे बताओ आप कौन से वाले कॉलम में हो और रो कौन सी आपकी यूज हो रही है? अब देखो ये जैसे आपके रो की इंफॉर्मेशन और कॉलम की इंफॉर्मेशन देता है, तो इस सेल का अपना नाम होता है बच्चों। ये इस सेल का नाम है O10। अच्छा इसकी जानकारी मुझे कहां पता चलती है? नेम बॉक्स में पता चलती है। अभी तो आप यहां देख रहे थे, यहां देख रहे, अब ऐसा देखने की जरूरत नहीं, आप इस पे क्लिक कर दो। अब यहां देखने की आपकी जरूरत नहीं। अब बताओ आप किस पे हो? J4 पे। मैं यहां चले गया, आप किस पे हो? F20 पे। मैं यहां चले गया Q14 पे। तो ये सेल का रेफरेंस होता है, सेल का नाम होता है। तो सेल का नाम आइडेंटिफाई कराने का काम करता है आपका नेम बॉक्स। अच्छा इसके अंदर भी कुछ लिख दो। मैंने 1 2 3 लिखा। अब इसकी एक खूबी मानो या कमी मानो, एक्सेल की खूबी या कमी दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो। देखो एक्सेल में आपने पहले से कोई डेटा लिखा था 1 2 3, मैं चाहता हूं इसके पीछे 4 5 भी लिख दो। पर जब अब आप 4 5 लिखते हो ना, तो ये क्या करता है? पुराना डेटा को वॉश आउट कर देता, हटा देता है। अरे सर मुझे तो 1 2 3 के पीछे ही लिखना था 4 5। हो क्या रहा है? 1 2 3 पहले से डेटा लिखा है, अगर कोई और डेटा आप लिखते हैं तो वो उसे वॉश आउट कर देता है। मुझे क्या चाहिए? इसी के पीछे लिखना। तो तब इसने कहा इसमें अगर कोई एडिटिंग आप करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बार पे एडिट कर सकते हो। अभी के लिए तो ये बहुत बेसिक लेवल है और ये बहुत बड़े बड़े काम करता है बच्चों। ये कैलकुलेशन भी यहाँ पे सॉल्व होते हैं, फॉर्मूला में जितने भी आपको परिवर्तन करने होते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं। पर है तो परिवर्तन ही कर रहा हूं मैं, एडिटिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, पर बहुत छोटे लेवल की एडिटिंग हो रही है। पर ये फॉर्मूला बार एडिटिंग करने का काम करता है। तो इस तरीके का आपका काम होता है। ये पूरी आपकी सीट हो गई। इस सीट में आपको पता चल गया ये सेल है, सेलों का समूह होगा एक्टिव, उसको हम रेंज कहेंगे। ये आपके कॉलम हो गए, ये आपकी रो हो गई। इसमें भी डी एक्टिव और एक्टिव सेल आपके। अब एक चीज थोड़ा सा और समझ लो मेरे पास, जब मैं माउस के पॉइंटर के साथ जाता हूं, माउस का जो पॉइंट करने वाला है, जैसे अभी देखो मैं इसे जिसे मूव कर रहा हूं, माउस पॉइंटर है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सिंबल एक डॉक्टरी प्लस की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। इस सिंबल का काम होता है सेलेक्ट टूल। अच्छा ये किसी भी सेल को एक्टिव करने का काम करता है। एक्टिव का मतलब सेलेक्ट करने का काम करा। आपने इसे सेलेक्ट कर दिया तो इसके अंदर जो डेटा आपको भरना आपने भर दिया, नीचे क्लिक करा तो इसमें ये डेटा भर दिया। कहने का मतलब जहां पे आप लिख रहे जो आपका सेलेक्टेड होगा वही आपका, यानी जो एक्टिव करने का काम कर रहा है वो कर रहा है ये वाला सेलेक्ट टूल। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो देखो ना, जब आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो इसकी अगर आप आउटलाइन में जाते हैं, बाहर की लाइन में, तो एक सिंबल ही बदल गया। देखो कब बदला? जब इसकी आउटलाइन में जाए, चारों तरफ तीर का सिंबल है, इसे हम मूव टूल कहते हैं। लेफ्ट क्लिक दबा दिया और इसकी मदद से आप इसे मूव कराना चाहते हैं तो आपने इसको यहां फेंक दिया। इसको भी फेंकना है तो किनारे पे आया, इसको यहां फेंक दिया। इसको भी फेंकना है तो इसको पकड़ के आप यहां लिया है। इसको भी आपको मूव कराना है तो इसको आपने यहां मूव करा दिया। इसको भी मूव करा। कहने का मतलब सिंबल अलग अलग है। अभी अगर सेलेक्ट टूल लेंगे तो बीच पे काम करेगा, किनारों पे जाएंगे तो मूव टूल हो जाएगा। एक टूल और आता है मेरे पास यहीं पे, जब आप इसके किनारे पे जाते हैं तो छोटा सा प्लगइन आपको दिखाई देता है। अगर आप यहां पे जाते हैं तो सिर्फ एक डॉक्टरी प्लस बन जाता है। ऐसे डॉक्टरी प्लस तो नहीं कहेंगे इसको, प्लस का सिंबल बन जाता है। अगर आप इसे नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये सारी चीजें आपकी ड्रैग हो जाती है, कॉपी हो जाते हैं। अच्छा सपोज करो आपने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया, आप चाहते हैं नीचे तक भी फिल हो जाए, तो आप ऐसे नीचे तक क्लिक करेंगे तो ऐसा ही ये सारी चीजें फिल हो जाती हैं। तो एक्सेल के माउस के पॉइंटर के साथ मेरे पास 3 सिंबल चलते हैं। जिन 3 टूल है इनके अलग अलग नाम है। ये सेलेक्ट टूल हो गया, नीचे मूव टूल हो गया और ये आपका ड्रैग टूल हो गया जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। अच्छा इनकी मदद से एक छोटी सी डेटा टेबल बना लेते हैं। मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर बना रहा हूं और यहाँ नंबर बना दूं।
अच्छा, इसने कहा देखो जी, इन नंबरों को ना आप आगे भी खींच सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ड्रैग यहीं कर सकते हो, इसको पकड़ा आपने, आप चारों दिशाओं में कर सकते हो, आपने आगे तक ड्रैग कर दिया, ऐसे नंबर नंबर हर जगह आ गया। अब मैंने कहा मुझे 1 लिखना है, आपने 1 लिखा और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, आसान हो जाता है काम। सर यहाँ 1 1 आया, मुझे सीरीज नंबर 1 2 3 चाहिए, तो इसने कहा देखो इसके बगल पे एक छोटा सा प्लगइन आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास फिल की सीरीज आ जाती है। अच्छा, वास्तव में ये फिल ऑप्शन है और इसके अंदर सीरीज वाला फंक्शन है, ओके करेंगे तो अपने आप सीरीज बन जाते हैं। वैसे ये ऑप्शन इसके अंदर है जो फिल लिखा हुआ है और इसी के अंदर सीरीज है, वो यहाँ का ऑप्शन उसने ला रखा है। अच्छा, मैंने कहा ये तो हो गया, और कोई तरीका? मैंने कहा हाँ, एक्सेल कुछ समझदार भी है, आपने 2 लिख दिया और 4 लिखा। आपने कहा इन दोनों को मैं एक काम करना चाहता हूं, दोनों को आपने सिलेक्ट कर दिया और यहां से इन दोनों को अगर आप ड्रैग करते हो तो ये एक्सेल खुद समझदार रहता है, ये जान जाता है इन दोनों के बीच आपका अंतर 2 2 का है। चलो 1 और 3 बना के दिखाओ। मैंने 1 और 3 ले लिया और दोनों को फिर सिलेक्ट कर लिया। अब इन्हें भी ड्रैग करता हूं, हाँ ये समझ गया, इन दोनों के बीच भी 2 2, 5 और 10 बना के देखो, आप पता चल जाएगा। आपने ऐसे 5 और 10 को बनाया और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करा तो आपका पता चल गया इनके बीच में 5 5 का अंतर है। अच्छा, ये सिर्फ ये नंबर के साथ करता है, सीरीज बनाता नहीं? नहीं, कोई टेक्स्ट लिख के देख लो, आपने ए लिखा, आपने इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, सर ABCD आना चाहिए। मैंने कहा हाँ देख लेते हैं, छोटा सा बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ढूंढना क्या शुरू करना, फिल सीरीज, कॉपी सेल लिखा है, फिल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग लिखा, फ्लैश फिल लिखा हुआ, पर फिल सीरीज नहीं लिखा हुआ कहीं। अच्छा, इसका मतलब इस पे नहीं करेगा। अच्छा, आपने ऐसे भी तो बताया था A और B लिख दो। अच्छा, आप दोनों को सिलेक्ट कर लो, दोनों को ऐसा सिलेक्ट करा, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब आप इन्हें ड्रैग करेंगे तो देखते हैं ABCD खुद आता है, नहीं नहीं ABCD नहीं आया। इसका मतलब ये किसी टेक्स्ट के साथ काम नहीं करता। ये बात क्लियर होगी? पर बच्चों, आपके पास कुछ ऐसे यूनिक टेक्स्ट होते हैं जिनके साथ ये काम करता है। कैसे? मैंने कहा देखो संडे लिखना था, अब ये यूनिक टेक्स्ट है, आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो संडे मंडे खुद ही आ गया, एक कमी हो गई जी। मैंने कहा क्या कमी लग रही है? सर देखो ना, संडे ठीक है, मंडे ठीक है, वेडनेसडे में थोड़ा दिक्कत है, ये दूसरे में चलेगा A और Y। अगर आप दूसरे में कुछ काम करते हैं ना दूसरे सेल में तो ये छुपना शुरू हो जाता है, मुझे यही थोड़ा बड़ा करना है। तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो एक प्लगइन यहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट क्लिक दबा के अगर आप आगे खींचते हैं तो खूब सारा बड़ा भी हो जाता है। मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था, परफेक्ट चाहिए, तो इसने कहा यहाँ पे जाके जब ये वाला सिंबल आ जाएगा 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट भी ये खुद ही ले लेता। आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है, जनवरी फरवरी आपको लिखना है, आप सॉल्ट में लिख रहे हैं जन, तो आप देखता हूं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये आपको जनवरी फरवरी की डिटेल्स भी दे देता है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये टेबल तो बन गई, कुछ चीजें पता चली, इन 3 टूलों का इस्तेमाल पता चला। अच्छा, इसने कहा देखो अब सबको सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबको सिलेक्ट कर लो, ऐसे सिलेक्ट करके सारा सिलेक्ट हो गया। और जब आप सारे सेलों को सिलेक्ट करते हैं तो ये वास्तव में आपके एक्टिव सेल हैं और इन्हें हम रेंज कहते हैं। तो मैं अब क्या कहूंगा कि आपने एक रेंज सिलेक्ट कर दी है, इस रेंज में जब मैं देखता हूं तो मेरे पास कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर आता है। आपने कट कर दिया तो ये हट जाता है, पर यहां पे हटा नहीं है अभी। जब आप दूसरी जगह पे जाएंगे और मूव कराएंगे तो तब ये स्थानांतरित हो जाता है। मुझे यहां पे भी चाहिए, आगे भी चाहिए, तो आपने कॉपी कर दिया और यहां पे भी रखा और यहां पेस्ट करा दिया, तो दोनों जगह ये चीजें आ गई। एक फॉर्मेट पेंटर भी है, आपने कहा देखो मैं इसकी फॉर्मेटिंग बदलना चाहता हूं, फॉर्मेटिंग ये वाला फॉन्ट वाला पैनल आता है, आपने गाढ़ा भी कर दिया, बोल्ड इसे कहते हैं, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी खूब सारी तरह के होंगे। इसके बगल में एक छोटा सा प्लगइन है, ओके करेंगे तो आप डबल अंडरलाइन भी ले सकते हो, नहीं पसंद है तो आप सिंगल भी रख सकते हो। अच्छा, आपने कहा अंडरलाइन ही हटा दो, मुझे पसंद नहीं है, तो आपने ऐसी फॉर्मेटिंग कर दी। आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो, मैंने कहा मुझे टाइम्स न्यू रोमन ज्यादा पसंद, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, मैंने कहा हाँ फॉन्ट का साइज भी आप बढ़ा सकते हो। अब देखो मैंने इसके अंदर खूब सारी फॉर्मेटिंग करी है, आपने यहां से ये बोल्ड भी करा है, इटैलिक भी करा है ना। अब आपने कहा जो ये फॉर्मेटिंग इसकी थी इसी को चुरा के यहां भी बना लो, तो आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक करेंगे तो एक ही बार चुराएगा, 2 बार अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये डबल बार आपका काम कर देगा। तो मैंने इसको चुरा दिया और ऐसी ही फॉर्मेटिंग यहां बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो फॉर्मेटिंग यहां पे थी वही फॉर्मेटिंग आपके पास यहां पे भी आ गई। तो इस तरीके का काम आप यहाँ फॉर्मेट पेंटर करता है। सर देखो ये तो मेरी समझ में आ गया इतना, पर ये वाला आपने नहीं सा। हाँ, मैंने कहा ये बॉर्डर लगाने का काम करता है। शुरुआती दौर में जब आप एक्सेल में कोई काम करते हो तो हमें लगता है कि यहाँ पे बॉक्सेस पहले से बने हुए, इनको हम ग्रिड्स लाइन कहते हैं।
आपको ये ग्रिड्स दिखाई तो दे रहे हैं, बस ये यहीं पे दिखाई देते हैं, बट आप प्रिंट करेंगे तो वहां नहीं आएंगे। तो इसका पता हमें प्रिंट के प्रीव्यू में चलता है। आपने प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो यहां आपको प्रीव्यू दिखाई देता। आप यहां पे जूम पैनल भी कर सकते हो, हल्का सा एक पैनल है जूम। तो यहां तो आपको ऐसे कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा हाँ, प्रिंट में नहीं दिखाई देती। अब प्रिंट में चाहिए तब मैंने कहा सबको एक बार सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर लाइन आती है। तो इन बॉर्डरों में आप क्लिक करेंगे, इसके बगल में छोटा सा प्लगइन है, तो ये कुछ बॉर्डर के ऑप्शन है, कुछ आप ड्रॉ करा सकते हो। अच्छा, ये प्रीसेट बने हुए हैं पहले से। बॉटम की तरफ बॉर्डर चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कोई नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे। ऑल करेंगे तो सारा लग जाएगा। आउटसाइड में डार्क बन जाएगा, आउटसाइड में नीचे की तरफ बॉटम में डबल बन जाएगा। बहुत सारे प्रीसेट दे रखे हैं, इनमें से मैंने ये चूज कर दिया सारा। तो अब देखेंगे अगर आप प्रिंट का प्रीव्यू वास्तव में, तो अब आपके पास वो बॉर्डर भी आ गए हैं, दूसरी सीट में नहीं आएंगे आपके पास। अच्छा, मैंने कहा अब इस वाले में मैं मैन्युअली बनाना चाहता हूं, तो इसने कहा देखो मैन्युअली के लिए आपके पास एक ड्रॉ बॉक्स है, मतलब बॉर्डर बना सकते हैं, पेन आएगी, पेन की मदद से आप ऐसा बना सकते हो। बट सर इसमें तो मुझे अंदर की तरफ खुद ही लगाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ हाँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको। कभी कभी कोई लाइन नीचे तक आ जाती है, ऐसा भी गड़बड़ हो जाता है, इन्हें मिटाओ। इसने कहा हाँ, मिटाने के लिए इरेजर तो है आपके पास, इरेजर लेंगे तो इनसे मिटा सकते हो। ये एक एक करके मिटाएगा, सारा ऐसा मिटाना है तो ऐसा मिट गया। कभी गलती भी हो जाती है। इसके ग्रिड्स अगर खुद हो जाते तो फिर मजा आ जाता। मैंने कहा हाँ देखो, ग्रिड्स के लिए भी दे रखा है, ड्रॉ बॉर्डर विद ग्रिड्स के साथ, तो ग्राफ लाइनें अंदर से खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। इनके आप स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे खूब सारा कलर है, आप कोई भी कलर चाहते हो तो ऐसा भी हो जाएगा। स्टाइल है, कुछ स्टाइलों में भी ऐसा कर सकते हो। पर कहने का मतलब ज्यादातर केस में जो हम बॉर्डर वगैरह लेते हैं तो हम यहीं से बॉर्डर लेते हैं, जो आपके पास ये बॉर्डर का ऑप्शन है यहां से। अगर ओके कर देंगे तो सारे बॉर्डर आपके सेलेक्ट हो गए। अच्छा, मैंने कहा बॉर्डर तो हो गया, पर जब मेरा ऊपर की तरफ कोई टाइटल बनता ना तो उसमें फिल का कलर भी मुझे चाहिए, कुछ कलरफुल बनाना चाहता हूं ऊपर का। तो यहीं पे ये आपके पास कलर आता है, फिल कलर का बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। मैंने कहा मुझे ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है, पर देखो ना सर ब्लैक में ब्लैक लिखा तो कहां दिखेगा। तो मैंने कहा हाँ, मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूं। टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया, तो इस तरीके से मेरी टेबल बन गई। अब यहां भी वही कर रहा हूं, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, फिल का कलर चूज करा, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, इस तरीके से आपकी टेबल बनी। तो पहला प्रैक्टिकल आपका इससे रिलेटेड होगा। इतने में ही आपके पास जितने एग्जाम होंगे वो आने वाले हैं। अब चीजों को अलाइन करना भी आपको आना चाहिए। अलाइन का मतलब है विधिवत या व्यवस्थित करना। मैंने कहा अलाइन में देखो ये 6 ऑप्शन तो ऐसे डेटा को अलाइन करने के लिए। पहली चीज ये जानना चाहता हूं, जो ये सेल है कि बड़ा छोटा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर आप इसको कॉलम में बड़ा करना चाहते हो तो कॉलम में आपने इसे खींच के बड़ा कर दिया। रो में बड़ा कर रहे हैं तो आप रो में भी इसे बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास ये आ गया। आपने रो में भी बड़ा कर दिया, कॉलम में भी बड़ा कर दिया। मैंने कहा देखो इसके अंदर मुझे एक शब्द लिखना था, राम। अच्छा ठीक है, लिख दिया। अब आप चाहते क्या हो? मैंने इसको थोड़ा आगे खिसकाना चाहता हूं, तो इसने कहा ये है जी अलाइनमेंट के ऑप्शन आपके पास 6। अभी ये लेफ्ट अलाइन है, सेंटर करते हैं तो बीचों बीच में चले जाएगा, थोड़ा आगे करता हूं तो राइट में आ जाएगा। ऊपर चाहिए तो थोड़ा अप कर लो, और ऊपर चाहिए तो थोड़ा ऊपर। मुझे ये बीचों बीच में चाहिए, तो ठीक है ना, इसका भी सेंटर ले लो, इसका भी सेंटर ले लो, बीचों बीच। नहीं नहीं, ऐसा पसंद नहीं है। फिर इसने कहा मुझे इसके एंगल चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके खूब सारे एंगल दे रखा, एरो देखना ऊपर से नीचे की तरफ। एंगल आपने ऐसे में कर दिया, ओके कर दिया, तो ऊपर से नीचे की तरफ हो गया। अगर आपको ऐसे में चाहिए तो ये ऐसा बना देगा, इसमें क्लिक करा तो ऐसा आइकन आपके पास आ जाएगा। ये सारे प्रीसेट हैं, जैसा आपको पसंद आता है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। सबसे नीचे मोर सेल अलाइनमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इनका भी ओरिएंटेशन बदल सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो बच्चों, और सीधे खींच के भी सीधा करना है, ओके करेंगे तो ये आपका सीधा भी हो जाता है। पर देखो ना, कभी कभी ऐसी भी तो नौबत आती है, लेफ्ट में आप धीरे धीरे खिसकाना चाहते हैं आगे, तो ये इंडेंट है आपके पास, इंडेंट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और पीछे करेंगे तो धीरे धीरे पीछे भी हो जाता है। पर कभी कभी ऐसी भी तो नौबत आती है। देखो, मैं अगर यहाँ पे लिख रहा था माई नेम इज नागेंद्र, आगेंद्र नहीं भैया, नागेंद्र है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या कि लिखा तो मैंने इसी सेल में, पर इसने इस सेल की भी जगह घेरी, इसकी भी घेरी। मैंने कहा ना ना, एक ही में आना चाहिए। तो इसने कहा आप इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हो, रैप करेंगे तो ये सारा एक में ही आ जाएगा। अच्छा, आपको ऊपर खाली लग रहा है तो आप अपने अनुसार थोड़ा इसको बंद भी कर सकते हो। देखो, अगर थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा इस इज को ना इसी में ले आओ, तो अब इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, तो इज इसमें ही चले जाएगा। डेटा अगर प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो तो अपने आप पे प्रॉपर भी हो जाता है। तो 2 लाइनों में आपके पास आ गया, ऐसा भी आप बना सकते हो। पर कभी कभी ऐसा भी तो लगता है, अरे ये जब 2 में जा रहा था तो दोनों को एक बना लेते ना।
तीनों को एक बना लो, तो उनको हम मर्ज कहते हैं। मर्ज क्लिक करा तो ये सारा एक बन गया। नहीं पसंद है तो हटा लो। यही ऑप्शन इसने इसके बगल पे भी दे रखा छोटा सा, मर्ज करने का और अनमर्ज करने का। अकेला अकेला करना है तो सिर्फ ये मर्ज करेगा, ये अनमर्ज करेगा। एक और चीज होता है मर्ज अक्रॉस। अगर आप मर्ज करते हो चीजों को तो ये पूरा एक साथ आपका मर्ज हो जाता है। अच्छा, अनमर्ज करना है तो नीचे वाले पे क्लिक करा, अनमर्ज हो गया। और ये मास्टर है, आप मर्ज करो, अनमर्ज करो। एक और चीज आपके पास होता है जिसे हम मर्ज अक्रॉस कहते हैं। ये कॉलम को मर्ज करता है, मर्ज अक्रॉस। ओके करा तो आपके कॉलम मर्ज हो जाते हैं, रो आपकी वैसी की वैसी रहती है। तो यहाँ पे आप बॉर्डर डाल के भी पता कर सकते हो। तो इस तरीके का आप मर्ज और अनमर्ज कर सकते हो। अच्छा, इसकी मदद से मुझे एक डेटा टेबल बनानी थी। मैंने कहा देखो, अब आपके पास थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का थोड़ा आइडिया आना चाहिए, कैसे आपके पास फॉर्मेटिंग बनती है। मैंने एक हल्का सा बिलिंग का प्रारूप लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपके पास। एक्सेल में चले आता हूं और यहां मेरे पास खूब सारे फॉर्मूले हैं। एक टेबल अपने पास लिया होता हूं। पहले आप इसे देख लो कैसा एक बिलिंग का प्रारूप बना है। वो भी इसी से बनाया गया। अभी जितना काम आपने सीखा क्या है, उसी से एक बिलिंग का प्रारूप बनाया गया है। बिल, एक बुक बनाई गई है, एक बिल बनाया गया। इसको आप एक्सेल में कैसे बनाएंगे, अब सिर्फ काम इतना ही होने वाला है। जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी टेबल आती है व्यवहारिक जीवन में, देखो जब व्यवहारिक जीवन में ऐसे कुछ टेबल बनाने के लिए आए तो सबसे पहला काम एक करना, यहां पे देखना कॉलम कहां पे है सबसे ज्यादा। और कॉलम कौन से होते हैं जी, पहले मैंने कहा जो खड़े होते हैं, इतना मुझे पता है। जैसे ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम है, ये तीन कॉलम है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है। गिनना शुरू कर लो जहां पे सबसे ज्यादा है। तो मुझे इसी एरिया में लग रहे हैं सबसे ज्यादा यहां पे है। तो मुझे पहला काम क्या करना है एक्सेल में, 9 कॉलम काउंट करने। 9 कॉलम कहां पे होंगे, कहां तक जा रहा है। अच्छा, ये एक कॉलम हो गया, आगे बढ़ता गया तो दो कॉलम, 3 4 5 6 7 8 9 आई तक जाने वाला। तो अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो अपने हिसाब से बॉर्डर भी लगा दो कुछ नीचे तक। ये बॉर्डर आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। अभी आपने ऑल बॉर्डर कर लिया, बॉर्डर लग गया। अब बनाना है जी बिलिंग का प्रारूप आपको। मैंने कहा देखो जी, अब 4 4 में तो मुझे बांटना है। अगर एक बार फिर से देखना चाहता हूं, ऊपर देखा तो यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ 4 होगा तो 8 हो गया। देख तो बच रहा है। तो मुझे तो ऐसा करना पड़ेगा, एक में 4 लेना पड़ेगा, एक में 5 लेना पड़ेगा। यही तो ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ और यहाँ 5 ले लेता हूँ। यही आइडिया मैंने लगाया। मैंने कहा देखो जी, मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 नीचे तक कुछ ले लेता हूँ और इन्हें कर लेता हूँ मर्ज। काम सारा मर्ज का ही है, मर्ज कर दिया आपने। इसने कहा ठीक है, इसे तो आपने मर्ज कर दिया, फिर आगे भी तो बना हुआ है, ये पूरी एक लाइन है। मैंने कहा हाँ, पूरी एक लाइन करके इसे भी मर्ज कर दिया। अब मैंने कहा देखो, अब तो या तो आपको 2 1 में लेने पड़ेंगे, 3 1 में लेने पड़ेंगे। तो इसने कहा 2 1 में आप 3 ले लो, 1 में 2 ले लो। अब मर्ज मत करो, मर्ज अक्रॉस करो। आपको कॉलम ही तो हटाने। और इन दोनों को भी सिलेक्ट करा और इसको भी मर्ज अक्रॉस कर दिया। पर देखो ये दोनों बराबर तो नहीं लग रहे। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे भी तो ऐसे ही है। इसको आपने थोड़ा बड़ा भी तो कर रखा है। तो हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसी को जो मैं बना रहा था लास्ट वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और बराबर बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो सर, यहाँ पे 2 ये खाली होंगे, आपका मर्ज कर ले, यहाँ के तो बच गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको भी दोबारा यहाँ से पकड़ के खींचो, मर्ज करो और अनमर्ज करो, दोबारा वहीं पे आपका लुक बन गया इतना। अब देखो जी, यहाँ नीचे मुझे सारे खाली चाहिए इस तरीके से। सबको सेलेक्ट करो तो आपने मर्ज कर दिया। अब यहाँ सीरियल नंबर लिखना शुरू करो। सीरियल नंबर लिखा हुआ था, डेटा। अच्छा, मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ऐसा लिखना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे 8 तक चाहिए, 8 के बाद खाली चाहिए, 9 वाला खाली चाहिए और उसके बाद जितने ये हैं इन सबको मुझे मर्ज करना है। पर इनमें तो बॉर्डर आई नहीं। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, फिर से बॉर्डर पे क्लिक कर लो। तो इस तरीके से आपका एक बिलिंग का प्रारूप बन के आ गया। जो वहाँ पे बना हुआ है ऐसे ही ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब एक्सेल में एक दिक्कत और आती है, आप डेटा जब चढ़ाते हो ना, इनके अंदर लिखते हो डेटा, तो उसमें दिक्कत आती है। ये हमेशा लाइन के हिसाब से काम करता है। फिर आपने तो ऐसा लिखना है, एसके लुब्रिकेंट यहाँ पे लिखा हुआ, इसके नीचे एक और है, एक और है। मैंने कहा इनके लिए आपके पास टेक्स्ट बॉक्स काम आता है। इंसल्ट में जाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स आपके पास आता है। इंसल्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा, जहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स बन गया। एस के लुब्रिकेंट आपने लिख दिया, एंटर करा। कहां पे है, देहरादून में। देहरादून में किस जगह, इनका मोबाइल नंबर ले लिया आपने। अच्छा, इसको बड़ा करना है तो ये टेक्स्ट पैटर्न पे ही काम करते हैं। गाढ़ा कर सकते हो, इसे बड़ा कर सकते हो। देखो ये भी ऐसा ही बनाया गया। इसके बगल पे अगर आप, ये भी ऐसे ही टेक्स्ट में बनाया गया, ये भी टेक्स्ट में। बाकी एक एक लाइन का जो डेटा होगा वो सिंपल सा, ये भी टेक्स्ट मेथड में बनाया गया और ये
ये भी टेक्स्ट मेथड में। तो इस तरीके का प्रिंट आउट आपका जितना भी आपके लेआउट बनते हैं वो सारा काम इसी से होता है, अलाइनमेंट से। बात समझ में आ गई इतना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास कुछ फॉर्मेटिंग होने वाली है नंबरों से रिलेटेड। अच्छा, इसने कहा नंबरों से रिलेट है। मैंने कहा देखो नंबरों से रिलेट क्या है कि आप जनरली कोई नंबर लिखते हैं, ये आपका टाइम बचाता है वास्तव में। आपने कोई नंबर लिखा 12 तो आपका 12 ही लिखेगा, 15 लिखा तो 15 लिखो। ये नॉर्मल है बच्चों, आपका जनरल है, जैसा आप लिखते हैं वैसे ही आपका काम होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, इनकी मैं स्टाइलें बदलना चाहता हूं। तो इसने कहा नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन तो ये नीचे वाला है जिसमें डॉलर डॉलर का कुछ सिंबल बना है, परसेंटेज बना है, सेपरेटर या कॉमा स्टाइल है, डेसिमल नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करने के ऑप्शन है। एक ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें भी खूब सारी चीजें आपके पास है। यहां से देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, इससे रिलेटेड भी आपके पास सवाल आते हैं, तो थोड़ा इससे भी ध्यान से देखना। अब है क्या कहानी, जनरली मेरी बात समझ लो, आप हमेशा देखना एक्सेल का जो सेल होता है ये जनरल होता है। जनरल का मतलब जैसा आपने लिखा वैसे ही आपका दिखेगा। नहीं सर मुझे तो एक काम करना था, करेंसी के हिसाब से बनाना है। कैसा लिखोगे? मैंने कहा डॉलर का सिंबल चाहिए। इसने कहा हाँ, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड पे 4 नंबर का बटन है, इसे दबा लो तो डॉलर का सिंबल आ गया। लिखना क्या है, कोई नंबर लिखा। अच्छा, इसके पीछे मैंने कहा डेसिमल नंबर भी लगाओ। कीबोर्ड पे पॉइंट है, दशमलव है, आपने वो लगा दिया, फिर 00 करा तो ये आपका काम हो। कितना टाइम लगा आपका? खूब सारा ना। मैंने कहा इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं। फिर जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे, आपने इतना सिलेक्ट कर दिया या पूरा इतना सिलेक्ट करता है उतने में कंडीशन लग जाएगी। मैंने पूरा सिलेक्ट करा, मैंने कहा इनकी फॉर्मेटिंग ये वाली कर लो, डॉलर वाली, बस क्लिक कर दिया बच्चों एक बार। अब आपको आगे पीछे लगाने की जरूरत है, बस आप नंबर लिखो, ये सारे काम खुद ब खुद ही कर लेगा, आपका टाइम बचा लेता और फॉर्मेटिंग से आपकी टेबल थोड़ा सुंदर दिखती है। सर ठीक है, पर हम तो इंडिया में रहते हैं, हम अमेरिका में कहाँ रहते हैं? ये तो आपने अमेरिका का डॉलर लगाया। मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपके पास कुछ और देशों के भी करेंसी सिंबल है, इसके बगल पे आप क्लिक करेंगे, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, यूनाइटेड किंगडम का है, यूरो है, चाइना का येन है, स्विट्जरलैंड की करेंसी है, CHF है। मैंने कहा इंडिया की तो इसमें भी नहीं है। तो इसने कहा जिस देश की आपको चाहिए आप मोर अकाउंट फॉर्मेट में जा सकते हैं, यहाँ सिंबल आपके पास आता है, खूब सारे तरह के सिंबल हैं, जिस देश का आपको चाहिए नीचे नीचे आओ, ढूंढना शुरू कर लो। ऐसे देशों के नाम सुने भी नहीं होंगे जी आपने। तो मुझे भारत का दिखने बैठ गया, गुजरात इंडिया का। मैंने कहा हाँ ये रुपए का सिंबल है, ओके कर दिया। अब देखो आप सेटिंग कर दिया, आप जो भी नंबर लिखेंगे वो सारे अब इसी फॉर्मेट में आपके पास आएंगे। अब हो क्या रहा है इनसे, आपकी जो टेबल है ना, अगर वास्तव में कोई टेबल बनाते हैं तो ये सुंदर लग जाती है, पता चल जाता है ये डॉलर है, ये रुपया। अच्छा, कभी कभी परसेंटेज भी चाहिए, परसेंटेज अगर कोई लिख दिया तो पीछे से शिफ्ट के साथ 5 दबाना पड़ेगा, तब जाके परसेंटेज लगेगा, और प्रत्येक में ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने ये सारा सेलेक्ट कर लिया एक बार और परसेंटेज स्टाइल पे ओके कर दिया। अब होगा क्या, जो भी नंबर आप लिखोगे वो सारे आपके परसेंटेज स्टाइल में ही आपको दिखने बैठ जाएंगे। तो ऐसा काम आपने कर दिया। पर एक कमी और भी है बच्चों इसमें, आपने कोई नंबर यहाँ पे लिखे हुए, आप चाहते हो कि सर देखो अभी के लिए तो मेरा ये ठीक था, पर अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि बाद में इनको परसेंटेज में चेंज करो तो ये इससे 100 से गुणा कर देता, फिर काम गड़बड़ हो जाता है आपका। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, पहले सेलेक्ट करना, परसेंटेज लगाना, तब बाद में इसका इस्तेमाल करना। अच्छा, दूसरी चीज मेरे पास ये सेपरेटर या कॉमा स्टाइल है। अच्छा, सेपरेटर का मतलब हो गया जैसे मैं कुछ लिखता हूं ना, जैसे 1,00,000 लिख लिया, एक लिखा, इसके पीछे मुझे 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5, 1,00,000 हो गया। अगर जीरो और बढ़ा तो समस्याएं फिर क्रिएट हो जाएंगे। देखो मैंने इन सबको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। इसने कहा देखो 1,00,000 है, इसे पढ़ना शुरू करो। आप कैसे पढ़ते हो, इसको लेके जाते हो इकाई, दाई, सैकड़ा, बड़े ध्यान से आंखें बड़ी बड़ी करनी पड़ती हैं, 1000, 10,000, और बीच में कंफ्यूजन हो गया तो फिर पीछे आना पड़ता है, बड़ी दिक्कत हो गई। और ज्यादा जीरो होंगे तो और दिक्कत आनी शुरू हो गई। आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप इनको व्यवस्थित कर लो, मुझे पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। है साफ तरीका है, सेपरेटर कर दो, कॉमा स्टाइल भी कहते हैं इससे। आपने कॉमा स्टाइल पे ओके कर दिया तो इसने क्या कर दिया, अपने आप ही 3-3 पेयर बनाना शुरू कर दिया, 3 के बीच में कॉमा लगा दिया। अब देखो ना, पहले के मुकाबले आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी हो रही है। पर इसने डेसिमल नंबर भी लगा दिया, दशमलव के बाद जो 2 डिजिट का रखे तो ये 2 प्लेसेस हैं डेसिमल के। अरे सर देखो ना, मुझे डेसिमल नंबर नहीं चाहिए। अब देखो एक्सेल में जब कभी भी ऐसे हैज आएगा ना, तो इसका मतलब समझना इस सेल के पास जगह नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते हो, डबल क्लिक करेंगे तो अपनी जगह खुद ले लेगा।
अब समस्या क्या है मेरे पास, डेसिमल नंबर नहीं रखने, तो इनको आप क्लिक करेंगे तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डेसिमल नंबर खूब सारे आगे, डिक्रीज करना है तो इनको आप घटा भी सकते हो, तो डेसिमल नंबर आपने डिक्रीज कर दिए, तो यहां से आप डेसिमल नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये तो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें आप करेंसी का सिंबल लगा सकते हो, परसेंटेज, सेपरेटर या कॉमा स्टाइल, डेसिमल नंबर इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आगे देखा जनरल है सर, ये मैंने कहा हाँ, जनरल का मतलब है जो आप लिखोगे वही आपका दिखने वाला है, इसीलिए इसे जनरल कहते हैं। अच्छा, और भी स्टाइल है, मैंने कहा हाँ और भी स्टाइल है, नंबर की स्टाइल है, नंबर के पीछे बस 2 डेसिमल नंबर अपने आप, बस आप एक ही तो टाइप कर रहे हो और इसके पीछे करेंसी के देखो 2 डेसिमल नंबर लग जाते हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो करेंसी और अकाउंटिंग है, दोनों में फर्क देखना, आपने ये करेंसी बना दिया है ना, और इसको सिलेक्ट करके मैं बना देता हूं अकाउंटिंग। कैसे, देखो इसमें क्लिक करते हैं तो ये क्या है, करेंसी है, इसमें क्लिक करा तो ये क्या है, अकाउंटिंग है। मैंने कहा एक नंबर लिख देता हूं 120, ओके कर दिया, तो सर इसने एक फॉर्मेटिंग दी, इसके आगे करेंसी का सिंबल लगाया और पीछे 2 डेसिमल नंबर लगा दिया, है ना, यही तो काम किया उसने। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये तो था आपका करेंसी, करेंसी का मतलब होता है रुपया पैसा, अकाउंटिंग रुपये पैसे का हिसाब किताब रख रहा हूं। मैंने यहां पे भी 120 लिखा, अब इसने यहां भी तो यही करा। सर मुझे तो दोनों में कोई अंतर नहीं लगता, मुझे तो करेंसी भी वैसे ही दिखाई देता है और ये भी ऐसा ही दिखा रहा है। देखो इसमें भी करेंसी का सिंबल है, यहाँ भी तो करेंसी का सिंबल है, यहाँ 2 डेसिमल नंबर है, यहाँ भी तो 2 डेसिमल नंबर है। मैंने कहा अभी के लिए आपको अंतर पता नहीं चलेगा, पर अगर इनका सेल आप बड़ा कर दो, ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया और इसे भी बड़ा कर दिया, तो दोनों में अब आपको अंतर हल्का फुल्का नजर आ रहा होगा। करेंसी में हमेशा सिंबल इसके साथ चिपका हुआ नजर आता है, अकाउंटिंग में ये सिंबल इसे बहुत दूर भागता भागता नजर आता है, इससे हमें पहचान होती है कि हिसाब किताब रखा गया, ये पैसे के बारे में बताया गया। कभी कभी मुझे कोई डेट एंड टाइम लिखना पड़ता है, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। मैंने कहा देखो पहले कोई डेट बना लेते हैं, एक फॉर्मूला ले लेता हूं, बराबर टी ओ डी वाई टुडे का फॉर्मूला लिया, एक्सेल में एक फॉर्मूला ये आता है जो आज की डेट आपके पास लाने का काम करता है। मैंने यही डेट नीचे की तरफ लिया। अब मैंने कहा देखो एक काम करो, ये सॉल्ट डेट में इसको लॉन्ग डेट बना दो। आज क्या है, लॉन्ग डेट क्लिक करेंगे तो ये लंबी सी डेट बना देगा, ट्यूसडे है जनवरी 14, इस तरीके से आपके पास डिटेल्स आ जाती है। अच्छा सपोज करो यही डेट आपके पास लॉन्ग डेट में है, जैसे आएगा तो जगह नहीं है, लॉन्ग डेट में है आपके पास, आप लॉन्ग डेट को शॉर्ट डेट करना चाहते हो तो ठीक है, आप ऐसा भी कर लो, और एग्जैक्ट चाहिए तो डबल क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे भी आपके पास आ जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास टाइम का फॉर्मेट आता है। मुझे टाइम कैसे बनाना होता है, 12 बज के रेशियो का सिंबल दिया भैया, ऐसे करने पड़ते, 12 बज के रेशियो का सिंबल 00। फिर मैंने कहा यार मुझे सेकंड भी चाहिए, तो आपने ऐसे कर दिया, सेकंड भी दे दिए, है ना। एम पी एम लिखना तो एम पी एम भी आप लिखते हैं, आपने क्लिक कर दिया एम पी एम, कितना टाइम लगा, खूब सारा टाइम। इसने कहा देखो जी इसके लिए एक तरीका आपको बता सकता हूँ, इतना टाइम ना लगाओ, आप क्लिक करो यहाँ पे टाइम के फॉर्मेट में, ओके कर लो, 12 बजाने, आप सिर्फ 12 लिखो, आपने आप ये 12 बजा देगा आपका। अच्छा मुझे 1 बजाने, तो इसने कहा 1 लिखो, 1 बजा देगा। अरे ये क्या, ये तो मेरा 12 फिर भी बजा रहा है, मैंने 3 बजाए ये फिर भी मेरा 12 बजा रहा है, 4 बजाए तो 12 ही बजा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये कुछ और सेंस समझता है बच्चों, यहाँ पे ये दिन को समझता है आपके। माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1900 से दिन बनाने शुरू कर दिए थे, देखो यहाँ पे लिख रहा है 4 तारीख पहला महीना सन 1900, ऐसा सोचता है। मुझे इसमें नहीं पढ़ना, इस बहस में मुझे तो बस 4 तारीख लिखनी है, तो इसने कहा इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा। कैसे समझाऊं, अगर आपको 4 बजाने, 4 बजाया, रेशियो का सिंबल दे देना, आप ये समझ जाएगा 4 बज रहे। अच्छा सर ये तो सुबेरे की 4 है, अगर मुझे शाम की 4 बजानी हो तब, मैंने कहा रेलवे वाला टाइम पता है आपको, 24 घंटे वाला, है ना, उसी पैटर्न में आपको काम करना है, तब वो आपको ऐसे बजा देगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा 16 बजाओ जी, ओके कर दिया, तो ओके करूंगा, अब ये 4 बजा दिया तो एम पी एम बदल गया आपका। हाँ इस तरीके से, पर एक चीज हमेशा याद रखना, आप ऐसे ही लिखेंगे, रेशियो का सिंबल लगाएंगे तब जाके ही आपका काम होगा, वरना अगर सीधे 1 2 3 में लिखोगे तो ये हमेशा आपके 12 ही बजाने वाला है, तो 12 मत बजने देना आपका, है ना। 7 बजाने हैं तो 7 बज गया, एम पी एम आप कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना अगर पीएम उसके पीछे आपका, पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है डायरेक्ट इसके पीछे भी तो होता है 7:35। अब इसमें नहीं कर सकते आप, इसमें तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, है ना, अगर पीछे तक है। बस इतना ही है तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता हूं, मेरे पास परसेंटेज आता है, पर इस वाले परसेंटेज में और इसमें है तो दोनों सेम है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें इसके पीछे डेसिमल नंबर खुद आ जाता है, आप कोई भी नंबर लिखो तो उनके पीछे
परसेंटेज तो लगा पर डेसिमल नंबर भी लगा, दशमलव के बाद 2 अंक भी आने बैठ गए, इसमें नहीं आता था ऐसा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आपके पास ये है, आप ऐसा भी बना, ये सारी फॉर्मेटिंग है आपकी टेबल को सुंदर बनाने का काम करता है। और पेपर में इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं कि एक्सेल में कहता है मुझे अकाउंटिंग फॉर्मेट में बनाओ, है ना। तो हो सकता है वो ऐसे आपके पास कोई टेबल बना दे जिसमें ऐसे करेंसी का सिंबल और रुपया रुपया हो, एक टेबल ऐसे बनाओ, तो आप ढूंढते फिर जाओगे कहां से बना है। अच्छा, अब आपके पास आता है फ्रैक्शन वैल्यू, इन्हें भिन्न कहते हैं, भिन्नों में, जैसे बटे में होता था ना। अच्छा, मैंने यहां पे एक शब्द लिख दिया, 120.65 लिखा, है ना। यहाँ पे नंबर लिखा और डेसिमल नंबर भी 65 लिखा। मैंने कहा ऐसे में मुझे पसंद नहीं है, ये भिन्नों में दिखाओ, फ्रैक्शन वैल्यू में दिखाओ। तो इसने कहा हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा लुक भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, 120 सही 2/3 आप ऐसा भी कर सकते हो। और देखो एक साथ आप साइंटिफिक भी बना सकते हो। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक भाषा में। आपने कभी ऐसा गौर करा हो या ना करा हो, जितने भी हमारे पर्सनल गैजेट होते हैं ना, चाहे आपने कैलकुलेटर देखा होगा, चाहे मोबाइल फोन पे कभी कैलकुलेशन करी होगी, हमेशा हमारी कैलकुलेशन 11 अंकों तक होती है। 11 अंकों के बाद कैलकुलेशन नहीं होती और कंप्यूटर पे भी नहीं होती। कैसे सर? मैंने कहा कोई भी 11 अंक ले लो एक बार, कोई भी हो आपके पास डिजिट। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अंक ले ले, आराम से ले लेगा। पर अगर 12 लेता हूं तब, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो ही मैंने 12 अंक लिए तो ये अजीब सी भाषा में इसे चेंज कर लेता है। और हमेशा ऐसा ही पैटर्न होता है, वो समझ नहीं पाता। 11 अंकों के बाद आपका काम ही नहीं होगा, और इसी को हम साइंटिफिक कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा। अभी देखो इसके पीछे दशमलव के बाद बहुत सारी चीजें आई हैं, पर अगर आपको डेसिमल नंबर नहीं पसंद है तो आप डिक्रीज कर लो। वास्तव में ये है आपका साइंटिफिक। इसे पढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा इसका पढ़ने का जो तरीका है, एक है ई का मतलब है एक्स्ट्रा, एक के साथ एक्स्ट्रा आपके 11 नंबर है, कुल मिला के 12 नंबर है। ऐसे पढ़ते हैं साइंटिफिक को। हमारे साथ फायदा क्या है जी? मैंने कहा ये मेरी जगह बचाता है, 11 के बाद साइंटिफिक में खुद डाल देगा, पर 11 से पहले साइंटिफिक में नहीं डालेगा। पर अगर इनको बनाना है तो मैंने कहा इनके लिए आपको इसको साइंटिफिक करना पड़ेगा। तो ये साइंटिफिक हो गया, डेसिमल नंबर नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो। हुआ क्या, जितना भी डेटा था मेरी जगह बचा ली। मैं तो बहुत सारे लंबे सेल में बनाता, तो अब मेरी जगह बचा ली। इसके लिए मैं इस फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करता हूं। अगर आपके कम है 1 2 3 4 5, 1 2 3 ऐसे आपने बना दिए, अब आपको नहीं पता इनमें तो नहीं है साइंटिफिक, आप चाहते हैं इनमें साइंटिफिक रूल लग जाए, जगह बच जाए, तो आप साइंटिफिक बना सकते हो। पर एक कमी और है बच्चों, हमेशा कोई ना कोई ऑपरेटर, जब आप कहीं काम करोगे तो कभी ना कभी यहां पे जरूर फंसोगे एक पॉइंट पे। जब आप व्यवहारिक जीवन में काम करोगे तो फंसोगे ही फंसोगे, और प्रत्येक ऑपरेटर यहां पे फंसता है। तब वो यूट्यूब छान मारता है, अरे इसका क्या मतलब होगा। पर अभी देख लो ध्यान से, समस्या क्या पड़ती है। मेरे दिमाग में ये सेटअप बैठ गया है कि कंप्यूटर पे आप एक्सेल में 11 अंकों तक ही लिख सकते हैं। अब मैं किसी कंपनी का डेटा बना रहा था, किसी कार्यालय का डेटा बना रहा था, फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में बैठा हूं, अकाउंट्स का काम करता हूं, सैलरी बनानी है मुझे। अच्छा, उस सैलरी में मुझे अकाउंट नंबर देने हैं। अच्छा, वो सीट मेरी बैंक जानी है, हार्ड कॉपी प्रिंट होके जानी है, मुझे अकाउंट नंबर का कॉलम बना है। अच्छा, ऐसा तो होता नहीं अकाउंट नंबर 11 नंबरों तक आएंगे, किसी का 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, 15 आ सकता है। ऐसे ही मेरे पास कुछ अकाउंट नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 14 नंबर आ गए। मैंने जिस ओके कर दिया तो इसने अजीब सा साइंटिफिक में चेंज कर दिया। और ऐसे ही अगर आपने सबके ऐसे करके और प्रिंट आउट दे दिया और किसी बैंक वाले के पास गया, तो क्या वो ऐसे देख के आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा? उसके पास तो पेपर जा रखा, हार्ड कॉपी, वो तो नहीं कर पाएगा। और एक्सेल में हमेशा यही दिक्कत आनी है आपके साथ, जब आप कहीं प्रैक्टिकली काम करोगे ना, ऐसी दिक्कत आनी है। सर इसका सॉल्यूशन फिर 11 अंकों के बाद तो ऐसे ही करेगा। सॉल्यूशन, मैंने कहा 2 सॉल्यूशन है आपके पास। एक तो क्या है कि आपने कोई डेटा पहले से बना रखा, मान के चलो सपोज ये मेरा डेटा है, अपने आप चेंज हो गया। तो अब अगर आपका पहले से बना है और आप इस पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, पहले से बना हुआ आपने गलती कर दी, तो तब आप यहां क्लिक करके इसको नंबर बना सकते हो। ठीक है, नंबर बना दिया, आ गया जी, ये सारे अंक आ गए। पर इसमें एक कमी है मास्टर जी। मैंने कहा क्या? इसके पीछे डेसिमल नंबर है, इसका सॉल्यूशन है जी डेसिमल नंबर डिक्रीज करो, आपका काम बन गया। मैंने कहा हाँ बन गया।
पर इसमें भी एक और कमी है थोड़ा सा, ये 14 अंकों तक के हैं, ये 14 अंकों तक हो गया। अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, 15 अंक बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है 15 काउंट कर ले, साइंटिफिक में बदल दिया। अच्छा देखो जी एक काम करो, इसको यहाँ से बदल के ना आप नंबर में चेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है हो गया, 15 अंक हो गए होंगे। मैंने कहा यार 15 तो पता नहीं पर डेसिमल नंबर आए। अब मैंने कहा इनके पीछे ना एक काम कर देता हूँ, जो 1 है ना इस 1 को 9 बना लेता हूँ यार एक बार। 15 पे एंटर कर दिया, सर 9 तो आ गया। मैंने कहा 15 के अलावा एक और बढ़ा दो, 8 बना दो, है ना। 15 के बाद कौन सा नंबर ले लिया, 16 नंबर ले लिया, है ना। 16 डिजिट मैंने लिए। अब 16 डिजिट पे अगर ओके कर लेता हूं, अब क्या अंतर आपको नजर आता है। आपने तो 8 लिखा था सर, इसने 15 तक तो सारा काम ठीक कर दिया, पर 16वीं में क्या कर दिया, इसके पीछे 0 लगा दिया। और आपका अगर किसी का कोई अकाउंट नंबर होगा ना, किसी की सैलरी किसी दूसरे में पड़ जाएगी, आप फंसोगे भैया। हाँ सर गड़बड़ तो हो गया। ये तो आपने सॉल्यूशन तो बताया हमें, पर पूरा सॉल्यूशन नहीं बताया, आधे रास्ते में मरने वाला सॉल्यूशन बताया। जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को बताया था ना, बाहर आने की विद्या ही नहीं पताती। अब देखो एक काम जरूर करना, जब आप काम करते हो ना कहीं पे, तो उसका एक तरीका मान के चलना। अगर आपको पता चल गया अकाउंट नंबर है, अगर आपने पहले से लिख दिए हैं तब तो सॉल्यूशन नहीं भैया, पर अगर आप लिखने वाले हो तब सॉल्यूशन है। इसने कहा इनका नेचर बदल दो। नेचर मतलब मैंने कहा प्रवृत्ति बदल दो, सबको जितना आपको है जहां अकाउंट नंबर लिखना, इनका नेचर बदल के इससे नीचे साइंटिफिक से थोड़ा और नीचे आ जाओ तो यहाँ पे टेक्स्ट नेचर आ जाता है, इसका नेचर हो जाता है अक्षरों का। ओके कर दिया। अब आप कितने भी नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सारा काम करेगा। ये नेचर ही इसका बन गया टेक्स्ट का। जितना आपको लिखना है लिख दो, पर इस नेचर पे आप काम करोगे तभी आपका ऐसा काम होगा। जितने भी नंबर लेने पर ये टेक्स्ट का नेचर है। अच्छा देखो दोनों का नेचर में हल्का सा एक फर्क होता है। एग्जाम में ऐसे भी आपके साथ सवाल करते हैं, जैसे आपके पास नंबरों का नेचर होता है। देखो नंबर हमेशा, मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, और नंबरों को थोड़ा नीचे तक ले आता हूं, तो नंबरों का नेचर क्या हो गया, ये आपका राइट अलाइन है, तो नंबर हमेशा राइट अलाइन होते हैं। ठीक है, मैंने अगर कोई टेक्स्ट ले लिया, मैंने यहां पे लिख दिया राम, अच्छा ओके कर दिया, राम को नीचे तक ले देता हूं, तो राम का जो अलाइनमेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है, तो ये नेचर होता है। आपने कहा नहीं नहीं एक काम करो इनका नेचर बदल दो। मैंने कहा ठीक है नेचर बदलना है, टेक्स्ट में बदल दो। ओके कर दिया, तो अब नेचर बदल गया ना इनका, तो नेचर क्या था, लेफ्ट अलाइन था। तो ऐसे आप पर काम कैसे आते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे पता चल गया। इस काम के लिए आते हैं। तो आज मैं आपके साथ इतना ही डेटा शेयर करता हूँ, जिनमें मैंने आपको क्लिपबोर्ड बताया, फॉन्ट बताया, अलाइनमेंट बताया, नंबर बताया। कल मैं स्टाइल और आगे वाले पोर्शन पे आपके साथ बात करने वाला हूँ, है ना। तो इतना ही। आपने प्रैक्टिस कैसी करनी है, जैसा जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, जैसे मैं करता गया, एक आपको ऐसा टेबल बनाना आना चाहिए। एक्सेल में जब भी आपके पास सवाल आते हैं तो टेबल बनी हुई आती है, ऐसी टेबल बनानी, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से होती है। तो ऐसी आप फॉर्मेटिंग करेंगे, 3 टूलों की अभ्यास आप जरूर करेंगे। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 3 टूल कैसे काम करते हैं। सेलेक्ट टूल हो गया, मूव टूल हो गया और आपके ड्रैग टूल हो गया। इन 3 टूलों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जरूरी है। फिर आप इस फॉर्मेटिंग को जानेंगे, साथ साथ अलाइनमेंट करेंगे। जैसे मैंने अलाइन करा था चीजों को, ऐसे यहाँ पे राम को ऐसे तिरछे में लिखा था, ऐसे अलाइन किया था। साथ साथ ये वाली एक टेबल आप जरूर बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पे डेटा टेबल बनाई है। इस टेबल को भी थोड़ा सा जब मैं इसे बना रहा हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूं, कैसे मैंने इसे बनाया है। ऐसा ही डेटा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो इसको जरूर बनाना। ऐसा वाला ये है मेरे पास, इसका जूम यहां से कम होगा। ऐसी आपने ऐसी टेबल बनानी, बिलिंग का प्रारूप, जिसमें जैसे जैसे मैंने बनाया, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ, आप यहीं पे पॉज कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस तरीके से एक टेबल ये भी बनाना। कैसे कैसे बनाए मैंने वीडियो में भी आपको बताया। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपके साथ शेयर करी है, शुरू से लेकर ऐसी फॉर्मेटिंग, कैसे कैसे फॉर्मेटिंग थी, डॉलर की कैसी फॉर्मेटिंग थी, सारी ये फॉर्मेटिंग यहाँ तक आपने वीडियो देखते देखते एक बार जरूर बनानी है। तो ये था वीडियो का अंत। आप लोगों को